तो दोस्तों इन दिनों हम सीरीज लेकर आए एनिमेटेड सीरीज और मूवीज के बारे में। तो इससे पहले हमने लायन किंग के बारे में जाना था और आज की इस वीडियो में हम एक तरह से नई जो मूवी आपको देखने को मिलने वाली है जिसका टाइटल है फोर्जिन 3। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले इसके दो पार्ट आ चुके हैं, फोर्जिन 1 और फोर्जिन 2। इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था वो बहुत ही जबरदस्त था। 1.4 बिलियन एक तरह से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इसने बिलियन में एक तरह से कवर किया था। और मूवी का जो एक तरह से बजट था वो सिर्फ 250 बिलियन यूएसडी डॉलर था, जो कि एक तरह से बहुत ही एक तरह से शानदार परफॉर्मेंस है। और इसी को देखते हुए इसका थर्ड पार्ट कंफर्म आपको देखने को मिलेगा और डिज्नी स्टूडियोज द्वारा इसका प्री प्रोडक्शन भी हो चुका है। और ये कब तक आपको देखने को मिलने वाली है, साथ ही साथ इसके एक तरह से पार्ट 2 जो अभी आया था और 1, उन सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे। और पार्ट जो 4 आ रहा है, यानी एक तरह से 3 आएगा और 4 आएगा, 4 भी एक तरह से कंफर्म हो चुका है। थर्ड और फोर्थ दोनों पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो ये कब तक आपको देखने को मिलेगी, ये सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो दोस्तों इसके बारे में जानना चालू करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फोर्जिन सेकंड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये फुल्ली एनिमेटेड मूवी है और मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो 1.6 बिलियन है। यानी ये सुपर डुपर हिट एक तरह से मूवी है। आज की इस वीडियो में हम इसी एक तरह से मूवी के एक तरह से बारे में बात करेंगे। इसका पार्ट 3 आपको बहुत जल्दी देखने को मिलने वाला है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो ये एक 2019 की अमेरिकन एक जैसे कंप्यूटर एनिमेटेड सिगिन फांसी फिल्म है, जो कि वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो द्वारा निर्मित है और वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर द्वारा इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और स्टूडियोज द्वारा इसे निर्मित किया गया है। साथ ही साथ ये 98वीं एनिमेटेड फिल्म है इन स्टूडियो की। ये फौज 2013 की अगली कड़ी है। जी हाँ दोस्तों, तीसरी कड़ी भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। इसके बारे में स्टार्टिंग में ही मैंने अपडेट बताई थी थोड़ी। साथ ही साथ इसी के साथ जॉनिफर ली द्वारा इसे डायरेक्ट किया गया था। पीटर डैन वॉल्ची द्वारा निर्मित है और मार्क स्टीन, किस्टन एंड पॉल और रोबन लॉस द्वारा लिखित हैं। और इसमें किस्टन बेल की आवाज़ है और इर्दिन मैजन और जो संगाट और जोनथन क्रीफ है। पहली फिल्म के लिए 3 साल बाद सेट फ्रोजन सेकंड बहनों उन और एल्सा किस्टन और उनके रैंडिस स्पेशन में स्नोमैन और ऑल्फन का एक अनुसरण है, क्योंकि वे एल्सा की जादुई शक्ति का उत्पन्न को एक तरह से जाने के लिए एक जादुई जंगल की यात्रा करते हैं। इस मूवी का एक तरह से डायरेक्शन किया है क्रिस ब्रक ने और जॉफर ली द्वारा इसे डायरेक्ट किया गया है। इसकी स्क्रिप्ट राइटिंग की है जॉनिफर ली ने और जॉनिफर ली, क्रिस ब्रैक और मार्क मिक द्वारा इसकी स्टोरी लिखी गई है। साथ ही साथ रॉबन पॉल्प और इसने एक तरह से प्रोडक्शन किया है पीपल डेव वॉल्स ने। साथ ही साथ इसके अंदर अभिनेता आपको किस्टन एक तरह से बेल, ईदिन मेल्जन और जूसन गार्ड और जोनथन ग्रिफ यानी एक तरह से वॉइस ओवर आर्टिस्ट के रूप में आपको देखने को मिले हैं। साथ ही साथ इसमें सिनेमेटोग्राफी का काम किया है मोहन कालियांसी और इसकी एडिटिंग जेफ ड्रेफोस ने की है। इसके अंदर म्यूजिक क्रिफ्टोन ब्रेक ने दिया है और रॉबन पॉल्प द्वारा इसके सॉन्ग लिखे गए हैं और क्रिस्टम एंडर पॉल्स द्वारा इसके गाने लिखे गए हैं। स्कॉट बीटली द्वारा इसे एक तरह से बनाया गया है, एक तरह से इसकी वीएफएक्स को, और डिस्ट्रीब्यूशन किया है वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स और वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियोज द्वारा। और साथ ही साथ दोस्तों इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी एक तरह से वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स द्वारा किया गया है। इसकी रिलीजिंग के बारे में बात की जाए तो 7 नवंबर 2019 को डॉल्बी थिएटर में से सबसे पहले रिलीज़ किया गया और 22 नवंबर 2019 को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे साथ ही साथ और भी कई कंट्रियों में से रिलीज़ किया गया। मूवी की लेंथ 103 मिनट थी, तकरीबन एक तरह से 2 घंटा 3 मिनट है। संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे रिलीज़ किया गया। साथ ही साथ इसी के साथ इसकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश थी और मूवी का जो बजट था वो मात्र 150 मिलियन डॉलर था और मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 1.453 बिलियन है। जी हाँ दोस्तों, मार्च 2017 में कंपनी की बहस के बाद फिल्म को हरी झंडी दे
दी गई, क्योंकि इसे मूल में कैम्पर माना गया था और उसमें फोर्जन की तुलना में अधिक जटिल और उन्नत एनिमेशन तकनीक का उपयोग किया गया था। और ये एक अंतर्विभागीय सहयोग है। एंडर ओपल्स और ओपल फिल्म के संगीतकार के रूप में लौटे और क्रिफ्टन ब्रैक ने फिर से स्कोर तैयार किया। फिल्म पर 46 भाषाओं का अनुवाद किया गया है और इसके साथ विस्तृत श्रृंखला इनटू द मॉनक्रीज फ्रेश सेकंड भी शामिल थी। फ्रोजन सेकंड का प्रीमियम 7 नवंबर 2019 को लॉस एंजल्स के डॉल्बी थिएटर में हुआ और 22 नवंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई। फिल्म की आलोचनाएं आमतौर पर एक तरह से रेटिंग जो थी वो एक तरह से सकारात्मक थी, यानी एक तरह से अच्छी थी और इसे दुनिया भर में लोगों द्वारा बड़ा पसंद किया जा रहा था और धीरे धीरे इसकी स्क्रीनिंग बढ़ती जा रही थी और दुनिया भर में 1.450 बिलियन डॉलर्स की कमाई की है। थिएटर में तीसरे स्थान पर रही। 2019 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म अब तक की 10वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। अब तक की दूसरी सबसे कमाई करने वाली एनिमेटेड फिल्म में आई और एनिमेटेड फिल्म के लिए दुनिया भर में अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म की ओपनिंग थी फ्रोजन सेकंड की। और कई अन्य पुरस्कारों के अलावा इसने 92वां अकादमी पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए नामांकन प्राप्त किया। एक अगली कड़ी का विकास भी एक तरह से चल रहा है, सेकंड के बाद अब 3 का। साथ ही साथ इसकी स्टोरी के बारे में बात की जाए तो एल्रोड के राजा एग्नस ने अपनी बेटियों एल्सा और ओना को एक तरह से बताया कि उनके दादा एक तरह से राजा रूडेन और मंद उसकी मातृभूमि में एक बाधा का निर्माण कर न्योटिन के पड़ोसी जनजातियों के साथ संधि की है। एक लड़ाई हुई है जिसके परिणाम स्वरूप रूबन की मृत्यु हो गई है और जंगल के पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु शास्त्रीय तत्व क्रोधित हो गए हैं, तत्व गायब हो गए हैं और धुआं की एक दीवार ने सभी को जंगल में फंसा दिया है और एक अज्ञात राक्षस की सहायता से एनगर बैजुन बच निकला है। साथ ही साथ 3 साल बाद एल्सा राजा में उन्होंने हिमवान ओलर और हिममौत किस्टोन के लिए रेडिन स्नेन के साथ सादर ऋतु मनाती हैं और एक रात एल्सन को एक रहस्यमय आवाज़ सुनाई देती है जो उसे बुला रही है और वह इसका अनुसरण करती है और अनजाने में मालिक एक तरह से आत्माओं को जागरूक करती है और राज्य में सभी को खाली करने के लिए मजबूर कर देती है। और रोल ट्रेंड कॉलेज आती हैं और ग्रेड पेब्री उन्हें बताती हैं कि लेसा और अन्य लोगों को अतीत के बारे में सच्चाई को उजागर करके चीज़ों को सही करना होगा। साथ ही साथ इसी के साथ बताया जाता है कि एना और अन्ना क्लॉफ और गिस्टन के स्वयं एक तरह से सहमत आवाज़ अनुसरण करती है और मुर्दन वन की यात्रा करती है। एलास को स्पर्श और धुंध घटी जाती है और जबकि हवा की आत्मा वंडर के रूप में प्रकट होती है। इससे पहले कि वे एल्फा बर्फ की मूर्ति बनाकर इसे रोक देती, सभी को अपनी भ्रम में फंसा लेती है और उसे अन्ना को पता चलता है कि मूर्तियाँ उनके पिता के अतीत की छवियाँ है और उनका सम्मान और नॉर्थन और ओडियन सैनिक के एक टुकड़ी से होता है और जो अभी भी एक दूसरे के साथ संघर्ष हो रहा है। जब अग्नि आत्मा प्रकट होती है तो एलिस को पता लगता है कि ये उत्तेजित जादू समृद्ध है और उसे शांत करता है और एलिस और उन्होंने एक तरह से सैनिकों और नॉर्थन के बीच एक संघर्ष विराम व्यवस्थित किए हैं। जब उन्हें पता चलता है कि उनकी माँ रानी इडूड और नॉर्थन थी जिन्होंने एनगर एक एडियन को बचाया था, बाद में उन्हें 5वीं आत्मा के बारे में पता चला जो लोगों को प्रकृति के जादू एकजुट करती है। साथ ही साथ एला और एक तरह से अन्ना का मुख्य रूप से बताया जाता है और सोफियन किस्ट और स्पेन को पीछे छोड़ते हुए उत्तर की ओर बढ़ती है। उन्हें अपने माता पिता की एक तरह से टूटी हुई जहाज और जोतन के मार्ग पर एक नक्शा मिलता है जो कि एक पौराणिक नदी है और अतीत की व्याख्या करती है और एल्सा अन्ना और ओल्फन की सुरक्षा का स्थान पर भेजती है और एल्फा ही आगे बढ़ती है और वह नौकर और सामना करती हैं, उसे एक तरह से वश में करती हैं और जल आत्मा जो कि अहंतन का समुद्र की रक्षा करती है। एल्सा को पता चलता है कि उसने पुकारने वाली आवाज़ युवा इट्ठू की है। साथ ही साथ उसकी शक्तियाँ प्रकृति का उपहार है और एल्सा
पांचवी आत्मा है उसे पता चलता है कि बांध का निर्माण और नॉर्थून संशोधन को कम करने के लिए किया जाता है, क्योंकि जादू के साथ जनजातियों के संबंध के प्रति टूनडेन की अवगाहना और उन्हें खत्म करने और उनके क्षेत्र को राजा में शामिल होने के लिए इरादा है। एल्सा को एक तरह से पता चलता है कि इंडे नीथन और नॉर्थन नेता के बहरी में से हत्या करने के संघर्ष शुरू किए हैं। जब हम अहमदुद्दीन के सबसे खतरनाक हिस्से में प्रवेश करते हैं तो वह जमे हुए होने की वजह से पहले यह जानकारी अन्ना को भेजती है। सच्चाई का पता चलने पर अन्ना ने निश्चित निकाला है कि शांति बहाल करने के लिए बांध को नष्ट कर दिया जाना चाहिए। वे पृथ्वी की विशाल ज्योतुन को जगाती हैं और उन्हें बांध की ओर आकर्षित करती हैं। दिग्गज पत्थर फेंकते हैं और बांध को नष्ट करते हैं और फॉर्जून से राजा की और बाढ़ भय एक तरह भेजते हैं। इलाज को रिहा कर दिया जाता है और वह पानी की आत्मा का सवार होकर एडन पहुंचता है, जहां वह बाढ़ को रोकती हैं और राज्य को बचाती हैं। जैसे ही धुंध गायब हो जाती है तो अन्ना से जुड़ जाती हैं और ओल्फन को पुनर्जीवित करती है। एना ने किफ्टोन की विवाह प्रस्तुति को स्वीकार कर लिया है और एल्सा बताती हैं कि वह उसे अन्ना लोगों को जादुई आत्मा के बीच सेतु है। फिर अन्ना एडन की रानी बन जाती है और एल्सा मंत्रमुग्ध वन का रक्षक बन जाता है, जो कि शांति बहाल होने के बाद एंड्रोड का दौरा करता है और कैडिन के बाद दृश्य और स्पॉन अन्ना के 19वें जन्मदिन पर एल्सा द्वारा अनजाने में बनाए गए लघु स्नो में घटनाओं के बारे में बताता है। साथ ही साथ दोस्तों आवाज़ इसके अंदर कई कैरेक्टरों में डाली है। अन्ना के रूप में क्रिस्टन बेल ने आवाज़ दी है, एल्सा के रूप में ईदा मैन, जिसमें कैरेक्टरों के बारे में एक एक कर जानेंगे और उसी के अंदर हम ये सब कवर कर लेंगे। साथ ही साथ प्रोडक्शन के बारे में अब बात करते हैं। इसके निर्माता पीटर डैनवोर्स ने 31 मार्च 2014 को कहा कि उन्होंने क्रिस ब्रक और जॉन फिल्ली ने अच्छा सहयोग किया है। उन्होंने फ्रोजन से संबंधित एक और परियोजना की कल्पना की है। अगले महीने वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज के अध्यक्ष एलन एफ ऑन ने कहा कि सीक्वल तुरंत नहीं आएगा, क्योंकि स्टूडियोज फोन्स को ब्रॉड संगीत रूपांतरण पर ध्यान केंद्रित करना है। और मई 2014 में डेविड ने पॉल इरेंस कहा कि कंपनी की अगली कड़ी के विकास पर दावा नहीं डालेंगे, क्योंकि उसे पहली फिल्म के अनुसरण का प्रदर्शन ना कर पाने की चिंता है। और इगर ने कहा कि वह प्रोसेस फ्रेंचाइजी कुछ ऐसी है जो कि कंपनी के लिए हमेशा की है और द लायन किंग के समान है। 10 जून 2014 को ली ने पुष्टि की कि वह वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज को सीसीओ जॉन लास्टेन ने उन्हें ब्रक को संबंधित सीक्वल तलाशने के लिए अधिकृत किया है। लघु फिल्म फ्रोजन फीवर 2015 पर काम करते समय उन्हें एहसास हुआ कि वे पात्रों से चूक गए हैं और इसी बीच डेलवेचर ने प्रशंसकों और फ्रोजन की भविष्य के बारे में पूछा था और ली ब्रक और डेलवेचर ने अगली कड़ी की संभावना पर चर्चा की और ब्रक ने बाद में कहा वह काम जो कि हमने तुरंत किया वह एक तरह से वह पता लगाता है कि फिल्म के अंत में अन्ना और एल्सा के लिए संतोषजनक होगा। उन्होंने अन्ना को ओडेन की रानी बनाने के साथ अगली कड़ी को समाप्त करने का फैसला किया, जबकि एल्सा मुक्त हो गई है। साथ ही साथ मैं आपसे यही बोलूँगा, यदि वीडियो पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दें, ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं तो वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियोज़ में पिक्चर की तरह जब तक सीक्वल्स बनाते हैं तो इसकी इसलिए होता है क्योंकि मूल फिल्म बनाने वाली फिल्म निर्माता ने एक विचार बनाया और इतना अच्छा है कि इन्हें पात्रों के योग्य हैं। तो दोस्तों इस मूवी के बारे में बात की जाए तो फ्रोजन 2 के बारे में हम बात करते हैं। 3 के बारे में तो हमने डिस्कशन कर लिया, एक तो से 2 के बारे में बात करते हैं। तो उसकी रिलीजिंग तारीख के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले इसे एक तरह से 7 नवंबर 2019 को वॉल्ट थिएटर में इसे रिलीज किया गया था और वर्ल्ड वाइड इसे ऑफिशियल रूप से एक तरह से 22 नवंबर 2019 को रिलीज किया गया और वीकली इसका जो कलेक्शन था वो $400 बिलियन था। सॉरी दोस्तों, $400 मिलियन। और वर्ल्ड वाइड इसने जब पूरा कलेक्शन आया टोटल निकल कर
तो इसने एक तरह से पूरी कमाई की 1.465 बिलियन डॉलर्स की, यानी एक तरह से इस मूवी के बजट से लगभग 5 गुना ज़्यादा कमाई करके दी है। साथ ही साथ सुपर डुपर हिट ये मूवी रही है और साथ ही साथ एक तरह से सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फ़िल्मों में ये एक तरह से 1 नंबर पर आ चुकी थी उस समय। और अब तो कई मूवी आ चुकी है, अवतार सबसे नंबर 1 पर चल रही है अभी भी, और साथ ही साथ और भी कई मूवी है जो कि एक तरह से बिलियन में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करती है। तो इसका तीसरा पार्ट भी आपको कंफर्म देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी अपडेट बता दी थी। और इस पार्ट 2 के बारे में, इसके कैरेक्टर के बारे में अब हम जानते हैं। पर इसके बाद इस पर डेवलपमेंट में काम किया गया। ईगर लास्टन और अभिनेता जोसन गर्ड ने 12 मार्च 2015 को सेनी प्रोसेस में डिज्नी की वार्षिक शोध धाराओं की बैठक की घोषणा की और फ्रोज सेकंड। साथ ही साथ दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, यदि वीडियो पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर नए हो तो हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तड़का मीडिया को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इसे देख सके। साथ ही साथ आपको और भी किसी सीरीज या मूवी के बारे में जानना हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दे, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इसे देख सके। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम एक तरह से सब कुछ एक्सप्लेन करने वाले हैं, सभी के बारे में टोटल मिलाकर डिटेल एक तरह से बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक करते हुए हम अब इन सभी के बारे में जानते हुए और इसके डेवलपमेंट के बारे में थोड़ी और डिटेल है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप चैनल पर नए हो तो पहले हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर ले। तो ईगर लास्टन और अभिनेता जोसन गार्ड ने 12 मार्च 2015 को सैन फ्रोसेन में डिज्नी की वार्षिक शोध धाराओं में बैठक की घोषणा की और फ्रोजेन सेकंड एक पूर्ण लंबाई वाली अगली कड़ी विकास में थी और ब्रक और ली निर्देशक के रूप में डेज वोचन निर्माता के रूप में लौटे। और पृष्ठभूमि अनुसंधान के लिए प्रोडक्शन टीम ने नॉर्वे और फिनलैंड और आइसलैंड की यात्रा की। उन्होंने एल्सा को जादुई प्रभावशक्तियों के साथ एक पौराणिक नायक बनाने वाली एक तरह से फैसला किया और अन्ना को एक परी कथा नायक बनाने का फैसला किया, जो कि जादू दुनिया में रहती हैं लेकिन उसके पास कोई जादू शक्ति नहीं है। उन्हें निष्कासित किया गया है क्योंकि पहली फिल्म में दोनों तत्वों की सफलता और सुयोजितता के बारे में बताया गया था। एलिस रोडेन अगस्त 2018 में ली को डिज्नी एनिमेशन CIO के रूप में लोस्ट के रूप में लिया गया और फिल्म की स्क्रिप्ट राइटिंग के रूप में श्रेय दिया गया। साथ ही साथ दोस्तों, इसी के साथ फिल्म की कहानी में योगदान भी ब्रैक लॉक और स्टीफन का था और कुल मिलाकर बजट लगभग 150 मिलियन डॉलर था। लेकिन वो रिकॉर्ड की सितंबर 2017 की शुरुआत हुई। हालांकि वेंचर ने एक कॉन्स्टेंट ट्रू के साथ कुछ हफ्ते बाद शुरू किया और उसी महीने ग्रोड ने ब्रेक ली, डैन वॉन्स और लेस्टन के साथ अगली कड़ी पर अपनी भूमिका को एक तरह से घोषणा की थी। और जुलाई 2018 में वेराइट ने बताया कि वुड और ब्रेंड कलाकारों में शामिल होने के लिए बातचीत कर रहे हैं और साथ ही साथ बाद में उनकी भूमिकाओं को खुलासा गुट हुआ और लॉर्टिन डेविन ने मैल्टन के रूप में किया गया और वुडन को इसलिए चुना गया क्योंकि उनकी आवाज़ मेजन और बेल से मिलती जुलती थी। एर्गन की आवाज़ को मेरिन मॉर्जन में बदलकर मॉर्बिन कर दिया गया और वो इनकी 4 नोट कॉलेज और जो लिस्ट अनुसरण डाइन इन से ली गई और स्कॉट वार्डिंग संगीत द्वारा कूलिंग के समान तरीके से प्रस्तुत किए गए। साथ ही साथ फ्रोजर सेकंड के पहले पूर्ण दृश्य जून 2019 में एनसी इंटरनेशनल एनिमेटेड फिल्म फेस्टिवल में दिखाए गए। ये जहाँ की ब्रेक वेंसी और इनफैक्ट एनिमेशन प्रमुख मार्शल वेस्ट और एनिमेशन पूरा होने का बाकी थी और 10 विशेष प्रभाव सप्ताह और फिल्म निर्माता ने वोटेज नाम की एक सलाहकार समूह के साथ नॉर्थियन जनजाति के साथ इसे किया और वॉल्ट डिज्नी कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय माफी काउन और फिनलैंड की सामी सदस्यों के बीच में समझौता का परिणाम था और नॉर्मन ओस्टीड और एशर ने पुष्टि की कि वे कुछ प्रशंसकों की इच्छा के बावजूद एलएस की फिल्म में कोई और महिला प्रेस की रुचि नहीं होगी।
और द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में मॉर्डन ने साझा किया कि वह एल्सन के निर्देशांक और इस एक तरह से रिश्ते को तैयार करने में है। और ली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि फ्रोजन सेकंड टेलीविजन श्रृंखला वंस ओपर ए टाइम की गैर विहित फ्रोजन कहानी के तत्वों पर प्रकटित नहीं करेगा। साथ ही साथ सैन डियोर ने पहली परीक्षण स्क्रीन के बाद फ्रोजन सेकंड में महत्वपूर्ण संशोधन हुआ और डिज्नी एनिमेशन ने पाया कि हालांकि वयस्कों की फिल्म पसंद आई है, लेकिन बच्चों के लिए इसका अनुसरण करने में कठिनाई हो रही है। प्रोडक्शन टीम को एक तरह से एहसास हुआ कि उन्हें आवाज़ की पहचान और एलिस के परिवर्तन की बिंदु को स्पष्ट करने की ज़रूरत है और ब्रूनी की अधिक कॉमेडी और शॉर्टन जोड़ने की ज़रूरत है। संवाद का एक दृश्य जिसमें मुख्य पात्र मैराथन वन में फंसे लोगों को समझाया कि वह जहां क्यों आएंगे और ऑर्फन के फ्रेजन को विनोद पूर्थन ने बदल दिया गया और परिवर्तन के कारण एनिमेशन को 61 नए शॉट बनाने और अन्य 55 को फिर से बनाने की आवश्यकता पड़ी। तैयार फिल्म ने अज्ञात संख्या में शॉट कट दिए गए और लगभग 1 दर्जन एनिमेटेड कलाकारों ने ऑल्फन की स्तुतिपूर्ण दृश्य को काटने से पहले उस पर 2 महीने तक काम किया। साथ ही साथ प्रोडक्शन टीम द्वारा पिक्चर्स लॉक करने से पहले पूरा किया गया और अंतिम प्रमुख एनिमेशन दृश्य को सो और सेप था और म्यूजिकल नंबर जिसमें एल्सा ऑल्फन में प्रवेश करती हैं उन्हें सही रहस्यों में जान लेती है जिन्हें वह तलाश नहीं है। वह डेविड वेंचर के अनुसार फिल्म को समय का पूरा करने के लिए दसी को स्टूडियोज में भी संबंधों की आवश्यकता थी और लॉर्जन ने कहा कि शो को एक पहला ड्राफ्ट इसके अंतिम संस्करण में बहुत अलग होगा और मॉर्जन डॉर्जी ने फ्रोजन सेकंड के निर्माण पर एक अधिकारी व्यक्तिगत श्रृंखला का निर्देशन किया जिसमें डेल और वॉर्चन ने ऑर्बन द्वारा वंश की पहचान का निर्धारण करने की प्रक्रिया की। और एक बार जब प्रोडक्शन टीम ने क्विल्स इंटरव्यू पर फैसला किया तो आखिरकार शो ने बोल एक साथ अनुसरण की और लेकिन तब स्टूडियोज की कलाकारों में डिजाइनों और एनिमेशन को जल्दी से पता लगाने की ज़रूरत थी। साथ ही साथ स्नोस ने बनाई और एल्सन की यात्रा की निकट प्रेरणा कैसे की गई और रानी फिल्म का संपादन और जेफ द्वारा किया गया था। साथ ही साथ दोस्तों एनिमेशन के बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपसे बोलूँगा कि यदि आप हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तड़का मीडिया पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर ले ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। तो दोस्तों इसी के साथ VFX के बारे में थोड़ी डिटेल और है जो कि मैं आपको बताऊंगा जैसा कि मैंने बोला, और साथ ही साथ एनिमेशन भी बहुत गज़ब बनाए गए हैं, एनिमेटेड कार्टून कैरेक्टर भी बहुत गज़ब थे। तो दोस्तों इनके बारे में, स्क्रिप्ट के बारे में भी हमने बात कर ली थी, प्रोडक्शन के ऊपर हम डेवलपमेंट के ऊपर आ चुके थे और साथ ही साथ इसके साथ एनिमेशन में फ्रोजन सेकंड के उत्पादन में लगभग एक तरह से 800 लोग शामिल थे जिनमें से 80 एनिमेटर थे और टोनी स्टीफन और ब्रेक ब्रेशन फिल्म के एनिमेशन प्रमुख थे और हॉर्नी मिलनी और अन्ना के लिए प्रेषक और एनिमेटेड के रूप में ब्रेस की जगह ली, जबकि वैन एंटन ने फिर से एलिस के एक तरह से पर्यवेक्षण एनिमेटर के रूप में काम किया। और जैसे कि उन्होंने फ्रोजर किया तो स्टीफन गोल्डन दृश्य प्रभाव के प्रक्षेपक एनिमेशन थे और स्कॉट बीटर सिनेमेटोग्राफर और लेट आउट के निर्देशक में थे, जबकि मोहित वाल्किंस सिनेमेटोग्राफी लाइटिंग के निर्देशक थे और फ्रोजन सेकंड के प्रौद्योगिकी कलाकार प्रदर्शन और केमिकल एनिमेशन के प्रगति का उपयोग किया गया। एनिमेशन शुरू होने से पहले एनिमेटेड फ्रोजन जैसे सुपर हीरो दृश्य के अंदर एलियन एनिमेटेड के उत्पादन के साथ में दिखाई दी है। साथ ही साथ इसी के साथ और भी कई अपडेट थी वो देखने को मिली, साथ ही साथ उदाहरण के तौर पर दिखाया गया और साथ ही साथ कई चीज़ें दिखाई गई जो कि इसके अंदर थी। साथ ही साथ एल्सा की सुंदरता, हरकत और फ्रोजन आधुनिक नृत्य विशेष मौत ग्राफ के साथ आधारित था। प्रत्येक फिल्म के लिए एक अलग शैली के लिए डिज्नी की प्राथमिकता और निर्देशक को प्रोडक्शन डिज़ाइन के कलाकार दृष्टि के अनुसार बहुविभाजित एनिमेटेड टीम को पात्रों को अनुनिर्माण के निर्देशक दिया गया था, जबकि फ्रोजन के स्वर और शैली में थोड़ा अलग हो गई। वे बहुत सूक्ष्म तरीके से विद्युत थे
और पहली फिल्म से दूसरी तक की लाइव माध्यम से एक मर्दमुद्धन वन स्थापित को सादरकालीन बनाने के साथ प्रथम लीड में फिल्म की वनस्पति और अग्नि एनिमेशन को बढ़ावा देने के लिए 2 आंतरिक रूप से विकसित अनुप्रयोग को लागू किया गया और हिमानी बर्फ आत्मा जादू और स्मृति पर प्रकाश और विशेष प्रभाव लागू किए गए। एनिमेशन टीम के लिए पहला कदम पटकथा का अध्ययन करना था और पात्रों को समझना था, और ब्लॉगिंग अलग थी और उसके बाद प्रभाव और ऑर्टन था, और बाहर डहने के तुरंत को कोरियोग्राफर करने के लिए एनिमेशन प्रक्रिया से पहले लेआउट के लिए प्रभाव स्कृति की गई। और हालांकि फ्रेज के लिए सबसे बड़ी कठिनाई सर्दियों की बर्फ थी जो कि 4 सेकेंड में पतझड़ से सेट है। इसकी प्रमुख चुनौतियाँ ये भी थी कि हवा को लगातार कैसे चित्रित किया जाए और ये बहस और कैसे पार की जाए। 4 सेकेंड का एनिमेशन सॉफ्टवेयर कई एक तरह से अन्य डिजाइनिंग फिल्मों के सॉफ्टवेयर से प्रभावित था और एनियन के बिना वॉल्किंग के एनिमेटर के रूप में से यूज़ किया गया था। साथ ही साथ इसी के साथ अमेज़न 2016 के विकास में इसे काम में लिया गया और एडिसन के एक तरह से बालों के लिए एनिमेटेड सॉफ्टवेयर ब्रिस्टन का उपयोग किया गया था। एक गायक प्रशिक्षण ने एनिमेटर को निर्देशांक दिया कि वह एक गायक जैसी सांस लेगी और एनिमेटर ने नौकर को बनाने में लगभग 8 महीने बिताए और एक तरल रूप से है जिसका प्रभाव एरियन और रोमस द्वारा वर्षपेंट किए गए चट्टानों और ध्यान भटकाने से बेचने के लिए जूटन के पास एक लंबी हॉरफैन प्रक्रिया थी। जल अनुकरण का उपदेश ऑर्गन की तुलना में अधिक अर्थवैध होगा और गोल पवन और आत्मा बनाने के लिए ऊपर नाम का एक उपकरण विकसित किया जाएगा। बाद में उन्होंने प्रक्षेपण निर्देशांक और निर्माताओं में वास्तविक समय का प्रक्रिया मिली और पेशेवर और चित्रण डिजाइन को अंतिम रूप देने से पहले कई संशोधन से गुजरना पड़ा और डिजाइनिंग ग्रिस्टन में स्टीफन लैंड के रूप में हुई। यह प्रक्रिया किसी भी एनिमेटेड फिल्म की तुलना में सबसे जटिल थी। साथ ही साथ तकनीकों का भी बहुत अच्छी तरीके से यूज़ किया गया प्रगति में डिज़ाइनिंग के तरीके। तो दोस्तों अब बात आती है इसकी मार्केटिंग के बारे में। तो मार्केटिंग किस प्रकार से की गई, तो डिज्नी रिलीज द फर्स्ट ट्रेलर ऑफ द 4 सेकेंड का एक तरह से फर्स्ट टीजर रिलीज़ किया गया 13 फरवरी 2019 को। इससे टोटल मिलाकर 116.4 मिलियन व्यू 24 घंटे के अंदर इसने कलेक्ट की है, जो कि एक रिकॉर्ड था कई एक जैसे टीजरों के कंपेयर में। ये उस समय अवधि में दूसरा सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला एनिमेटेड फिल्म ट्रेलर था। पूर्वांकन और पोस्टर की विमोचना की गई और अमेरिका में खगोल भौतिकी नील ड्रैगन ने टिप्पणी की कि पानी की क्रिस्टल में हाइड्रोजन 6 गुना समर्पित हुई है, लेकिन पोस्टर में 4 तरफ बर्फ़ के टुकड़े थे और ली ने उत्तर दिया कि यह वास्तव में बर्फ का टुकड़ा नहीं है। चारों भुजाएं 4 मौलिक आत्माओं प्रतिनिधित्व करती हैं। इसका केंद्र 5 आत्मा एलिस का प्रतिनिधित्व करता है। 4 सेकेंड को बढ़ावा देने के लिए डिज्नी ने दूसरी बार 140 अन्य ब्रांडों के साथ साझेदारी की, जो कि एक तरह से डिज्नी एनिमेटेड फिल्म के लिए ब्रांडों की सबसे अधिक संख्या थी। उन्होंने एंटरप्राइज, रेटेड एक्रोयर और मैकडोनल्ड्स और साथ ही साथ लेगो सहित कई आंतरिक और बाहरी भागीदारों के माध्यम से अमेरिका में फ्रेश सेकेंड का वितरण किया गया। फिल्म में विपणन अभिनय का समर्थन करने के लिए संख्या आवर्जन और कलाकारों ने कई सार्वजनिक और टेलीविज़न प्रस्तुति की। इनमें BBC एक फैंटीस्टीन और द मास्टर किंग पर विचार किया और नेट जॉन ब्राइड और वुमेन ऑफ इनफैक्ट कार्यक्रम शामिल था। नवंबर 2019 में मुख्य आवाज़ कलाकारों में शेड्यूल इतना भरा हुआ था कि बेल ने कहा कि समय नहीं था और 103 मिनट में 4 सेकेंड का प्रीमियम 7 नवंबर 2019 को लॉस एंजल्स के डॉल्बी थिएटर में हुआ। ये फिल्म मूल रूप से 27 नवंबर को आमतौर पर रिलीज होने वाले थे, लेकिन इसे 5 दिन आगे बढ़ा दिया गया। 17 जनवरी 2020 को फिल्म का एक एकल संस्करण जारी किया गया था। इसमें डिज्नी कैरेक्ट बॉय इंटरनेशनल द्वारा इसे मूल नाटक रिलीजिंग के लिए लगभग 45 भाषाओं में स्थानांतरित किया गया और फ्रोजन में 41 भाषाओं का अनुवाद किया गया था। और फ्रोजन की सफलता स्थानीयकृत संस्करण के कारण लैंड इन ग्रो के साथ सभी संस्करणों के साथ एल्बम जारी किया गया और लोगों के योगदान का सामना करने के लिए जी सेकेंड जारी की गई। और वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज ने होम एंटरटेनमेंट ने फ्रेजर सेकेंड और
11 फरवरी 2020 को डिजिटल डाउनलोड के लिए, 25 फरवरी को ब्लू रे और डिवीजन पर जारी किया गया। उसी समय एक 4K अल्ट्रा HD ब्लू रे LTN कलेक्ट संस्करण जारी किया गया। और विशेष सुविधाओं में फिल्म की एक से रिकॉर्डिंग की ओरिजिन शामिल थी, और इसी के साथ गुंजश अनुवादित संस्करण के साथ ही हटाए गए संगीत और दृश्य भी शामिल थे, जिसका प्रीमियम आपको 6 जून 2020 को डिज्नी प्लस पर होना था। लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 15 मार्च और कनाडा और नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में 17 मार्च तक बढ़ा दिया गया। साथ ही साथ मेगन हार्डिन के बारे में 11 में BBC टेलीविजन विशेष के रूप में निर्देशन किया गया और फोर्जन सेकंड के उत्पादन के दस्तावेजीकरण के लिए डिज्नी एनिमेशन तक पहुंचे। कंपनी के सहयोग में लिक सेवन प्रोडक्शन के साथ काम हुआ। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल बन रहे हो तो ऑफिशियल रूप से हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मार्केटिंग के बारे में भी हम कई डिटेल जान चुके थे और 2014 में BBC टेलीविजन विशेषण निर्माण का निर्देशन किया था। और साथ ही साथ इसी के साथ फोर्जन सेकंड के उत्पादन में दस्तावेजन के लिए डिज्नी एनिमेशन तक पहुंची कंपनी के सहयोग में लीक इन्फ्लुएंस प्रोडक्शन के साथ काम करते हुए हार्डिन ने न्यूयॉर्क शहर में बैरबैंक कैलिफोर्निया तक यात्रा की और दिसंबर 2018 और नवंबर 2019 में इस फिल्म के बीच में 115 दिन में 1300 घंटे की फुटेज शूट की गई और फुटेज को 6 एपिसोडों का संपादित किया गया और जो एक तरह से लगभग 35 से 45 मिनट लंबा था। डिज्नी एनिमेशन को पता नहीं था कि वह हार्डिन का इरादा फिल्म निर्माण प्रक्रिया को निडर और ईमानदारी से देखना था। उसके दल को केवल एक बार जाने के लिए कहा गया। जब प्रोडक्शन टीम का रहस्यमय आवाज़ की पहचान तय की गई तो वृत्तीय श्रृंखला इनटू द एक दशक ऑप्शन में अमेरिकन फोर्जन 2 26 नवंबर 2020 को जारी की गई। साथ ही साथ दोस्तों फोर्जन सेकंड के संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में लगभग 487 मिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और अन्य क्षेत्रों में मिलाकर 970 मिलियन का आंकड़ा पार कर दिया, यानी टोटल मिलाकर 1.453 बिलियन की कमाई की। यह 2019 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी, अब तक की 10वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी और तब तक की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एनिमेटेड फिल्मों में से एक बनी। और 15 दिसंबर 2019 को फोर्जन सेकंड ने वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर $12 बिलियन का आंकड़ा पार किया था और टोटल मिलाकर इसका जो नेट प्रॉफिट निकल कर आया वो $600 मिलियन था। उत्पादन बजट और वाणिज्य प्रॉफिट भागीदारी अन्य लागतों को लेकर बॉक्स ऑफिस की कमाई और घरेलू मीडिया राजस्व ने इसे 920 की सबसे एक तरह से मूल ब्लॉकबस्टर सूची में एक तरह से रखा। डिज्नी, जिन्होंने 2019 में लायन किंग के रीमेक को एक एनिमेटेड फिल्म नहीं बल्कि एक लाइव एक्शन रिबूट माना था, के अनुसार फोर्जन सेकंड सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एनिमेटेड फिल्म बनी लायन किंग के बाद और फिल्म 2020 में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। फिल्म को 22 नवंबर 2019 को एक तरह से रिलीज़ किया गया और द ब्यूटी द इनमें लेबर और 21 पेजेंट के साथ 444 थिएटरों में रिलीज़ किया गया। 3D लगभग 2500 प्रीमियम बड़े प्रारूप में थी और 800 IMAX 400 सहित डी बॉक्स 235 4D में और फोर्जन सेकंड ने अपने पहले दिन में 41.8 बिलियन की कमाई की, जिसमें गुरुवार रात को प्रोलोकन में 8.5 मिलियन शामिल था। फिल्म ने $130 मिलियन की कमाई के साथ शुरुआत की, जो कि उस महीने किसी भी एनिमेटेड फिल्म की सबसे ओपनिंग थी और इसी के साथ इसकी दूसरे सप्ताह की कमाई 34% गिरकर 85.6 मिलियन की और 5वें दिवसीय थैंक्सगिविंग समापन में रिकॉर्ड 125 मिलियन तक पहुंच गया। साथ ही साथ 34.7 मिलियन और 29 दिसंबर तक फिल्म की घरेलू कमाई 400 मिलियन से भी ऊपर गई। फ्रोजन सेकंड ने 19 मार्च 2020 तक सिनेमाघरों को छोड़ दिया, जिसमें ये 2019 की चौथी सबसे कमाई करने वाली फिल्म में से एक बन गई। जिस समय फिल्म लघु उद्योग कोविड-19 महामारी से काफ़ी प्रभावित हुई और दुनिया भर में फोर्जन सेकंड ने अपने शुरुआती सप्ताह में 37% बाजार में $228 बिलियन की कमाई की थी। साथ ही साथ इसी के साथ वैश्विक शुरुआत में कुल मिलाकर इसने
385 मिलियन की कमाई की। और एनिमेटेड शीर्षक में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एक तरह से द लॉयन किंग ने 2019 के रीमेक को पीछे छोड़ते हुए लॉयन किंग को यह रिकॉर्ड अप्रैल 2030 में द सुपर मारियो ब्रदर्स मूवी के रिलीज होने के 4 साल तक कायम रहा। इस फिल्म ने यूनाइटेड किंगडम में 17.8 मिलियन और फ्रांस में 13.4 मिलियन और चीन में 55 मिलियन, जापान में लगभग 19 मिलियन, जर्मनी में लगभग 50 मिलियन, स्पेन में 5 मिलियन, साथ ही साथ ओपनिंग के साथ 31.5 मिलियन की कमाई की। और साथ ही साथ वर्ल्ड वाइड इसका सुपर हिट कलेक्शन रहा। रेटिंग भी 90% की रेटिंग के साथ 6.7 की रेटिंग रही, और जो कि बहुत ही तगड़ी रेटिंग थी। साथ ही साथ इसी के साथ फोर्जन सेकंड के बारे में अब मैं आपको और डिटेल बताता हूँ। इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं उनके बारे में बात करते हैं। और 2 जने इसे डायरेक्ट करते हुए नजर आए हैं, क्रिस ब्रक और साथ ही साथ जेनिफर ली। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम क्रिस ब्रक के बारे में जानते हैं। क्रिस्टोफ जेपसन ब्रक 27 फरवरी 1985 को एक अमेरिकन फिल्म निर्देशक, एनिमेटेड और पटकथा लेखन थे, जिन्होंने टार्जन 1999, सर्फ अप 2007 जैसी सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर के लिए 2007 के ऑस्कर के लिए नामांकन किया, और फोर्जन के सह निर्देशक के लिए जाना गया, और 2013 जिसमें 2014 में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर के लिए ऑस्कर जीता। फोर्जन सेकंड 2019 उन्होंने पोर हॉट। साथ ही साथ इसने रिकॉर्ड तोड़ कमाई भी की थी। इनकी कई फिल्में हैं, उन्होंने भी कई रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। फोर्जन सेकंड 2019 के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं टार्जन 1999। जी हाँ दोस्तों, ये जो टार्जन है ये दूसरी वाली टार्जन है। इंडिया की जो टार्जन मूवी है वो नहीं, ये टार्जन जंगल बुक वाला जो टार्जन आता है वो। सर्फ अप 2007 और सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर के लिए 2007 में ऑस्कर भी इन्होंने जीत रखा है। और इसी के साथ फोर्जन के निर्देशक के लिए जाने जाते हैं, जिसमें 2014 में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर के लिए ऑस्कर जीता। और फोर्जन सेकंड 2019 में उन्होंने पोक हॉट 1995 और होम ऑन इन रेस 2004 में एक सर्वेक्षक, एनिमेटेड और कहानी कलाकार के रूप में भी काम किया। और क्रिस्टोफर जेफ ब्रुक इनका एक तरह से पूरा नाम है। 24 फरवरी 1958 को इनका जन्म हुआ और इनकी उम्र 65 साल है। विंकिंग कशिन और यूएसए में जन्मे। मुख्य रूप से ये एल्डोरियस हाई स्कूल में एक तरह से ग्रेजुएट हैं, और कैलिफोर्निया इंडस्ट्री ऑफ द आर्ट में एक तरह से ग्रेजुएट है। वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियोज 1980 से 2004 के बीच में काम करते हुए नजर आए, और 2008 से वर्तमान तक सोनी पिक्चर एनिमेशन के लिए 2004 से 2008 तक देखने को मिले। साथ ही साथ फिल्म डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर भी है। इन्हें टार्जन, सर्फ का अप और फोर्जन फीवर, फोर्जन सेकंड के लिए जाना जाता है, और फोर्जन 3 का भी डायरेक्शन यही कर रहे हैं। सोल राय हीटर एक तरह से 1985 में इनकी एक तरह से 5 बनी। इनके 3 बच्चे हैं, और साथ ही साथ ऑस्कर अवार्ड भी जीता, एनिमे पुरस्कार भी जीता, और वॉफ्टर पुरस्कार भी इन्होंने जीत रखा है। इन्होंने एक एकादमिक पुरस्कार, एमी पुरस्कार, बाफ्टा पुरस्कार के साथ 2 एकादमिक और बोफन पुरस्कार, 5 एनी पुरस्कार भी जीते। साथ ही साथ ब्रक को बचपन में सिनेमाघरों में देखी गई कई फिल्म पिनोची 1990 में एनिमेशन का पता लगाने से प्रेरित मिली, और उनका परिवार अंततः फ्लेस्टिक कैलिफोर्निया चला गया, जहां उन्होंने लॉर्डन हाई स्कूल में स्नातक की उपलब्धि प्राप्त की। और ब्रक ने कैलिफोर्निया में 2 साल तक चरित्र एनिमेशन का अध्ययन किया, जहां उन्होंने 1985 से 1993 तक एक तरह से पढ़ाई भी की, और ब्रैक जॉन ऑस्टन में माइक जायन दोनों के दोस्त बन गए। उन्होंने 1997 में डिज्नी के साथ एक एनिमेशन के रूप में अपना करियर शुरू किया, और टार्जन एक चंद्रसांग के रूप में अपना काम के अलावा डिज्नी पर ब्रक के अन्य क्रेट में 1985 की एनिमेटेड फीचर पॉप होस्टिन भी शामिल थी, जहां उन्होंने 3 केंद्रीय पात्र, एक तरह से बैंडोन वेज और वेगन के एनिमेशन का निरीक्षण किया। ब्रक ने 1980 की एनिमेटेड फीचर फिल्म द लिटिल मरमेड एक तरह से और पात्रों की डिजाइनिंग भी की है। साथ ही साथ इसी के साथ ब्रक ने हाई पियर पिक्चर्स और कई फिल्मों के डेवलपमेंट में भी मदद की है।
जी हाँ दोस्तों, इनकी और भी कई मूवीज़ है जिनके डेवलपमेंट में इन्होंने काम किया है और बेबर किड्स पर एक नृशंस एनिमेटेड के रूप में भी काम किया है इन्होंने। टीम बर्टन में हाई एक्शन फीचर पोर्शन में 1985 में काम किया और ब्रग की सीरीज में फिल्म फेयर आर्ट एंड फोर्डन में ब्रग सुपर जैसी लॉस एंजेलिस स्थित उत्पादन संस्थाओं के लिए भी कई एनिमेटेड विज्ञापन भी बनाए। 2008 में ब्रुक के पुराने मित्र लेस्टोन, जो तब डिज्नी एनिमेशन के प्रमुख शासनात्मक अधिकारी थे, उन्होंने सोनी ने डिज्नी पर वापस आने की राजी किया और अभी तक इनके साथ ये जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ सितंबर 2014 में ये घोषणा की गई कि बक और ली फ्रोजन पात्रों पर आधारित फ्रोंचर फिल्म का नाम एक लघु फिल्म का संदर्शन करेंगे। इसे शिड लॉर्ड्स के साथ मार्च में 2015 में रिलीज किया जाएगा। साथ ही साथ इसी के साथ अपडेट ये निकल कर आ रही थी कि 12 मार्च 2015 को डिज्नी ने घोषणा की कि ये मूवी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। बग और ली फ्रोजन की कड़ी कड़ी फ्रोजन सेकंड का संदर्शन करेंगे और इसे नवंबर 2019 में रिलीज़ किया था और सितंबर 2022 तक विशन का निर्देशन कर रहे थे, जो कि नवंबर 2023 में रिलीज़ होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, विशां जो कि एक तो से ये भी एक एनिमेटेड फिल्म है डिज्नी के लिए, ये आपको देखने को मिलने वाली है और ये आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। साथ ही साथ ब्रग का भी विल सॉल रैन हिट ब्रग से हुआ विवाह, जो कि एक तरह से म्यूजिशियन है और उनके सबसे बड़े बेटे राइड 30 साल की उम्र में 27 अक्टूबर को एक कार टक्कर में उनकी मृत्यु हो चुकी है। साथ ही साथ 2 मार्च 2014 को 85वें अकादमी पुरस्कार में फोनचैन के से निर्देशक के साथ सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर का अकादमिक पुरस्कार भी इन्होंने जीता है। साथ ही साथ मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर यदि नए हो तो तड़का मीडिया पर तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारे जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इसे देख सके। साथ ही साथ दोस्तों, आज की वीडियो में हमने इस एक तरह से टॉपिक पर बात की, एनिमेटेड सीरीज़ के बारे में आपको बताया। साथ ही साथ इससे पहले द लायन किंग के बारे में हमने एक वीडियो डाली थी, वो भी जाकर आप देख सकते हो। आई बटन पर भी मैं लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, दोनों तरफ लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप कहीं पर भी जाकर उसे देख सकते हो। तो वीडियो को लाइक करते हुए इसके बारे में थोड़ी और डिटेल है वो भी मैं आपको बताता हूँ। वीडियो को लाइक कर दे। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इसे देख सके। और यदि आपको और भी किसी सीरीज या मूवी के बारे में जानना हो, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, कोई सी भी लैंग्वेज की वो मूवी हो, चाहे वो 90s में रिलीज हुई, चाहे 2023 में और 24 में भी जो रिलीज होने वाली मूवीज है उनकी अपडेट की वीडियो हम लाते रहते हैं। इस मूवी के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ इसके थर्ड के बारे में जो अपडेट थे वो भी हमने बताई। इसी प्रकार से यदि आपको किसी मूवी के बारे में जानना हो तो अपडेट जाननी हो तो नीचे कमेंट कर दें, हम उस पर भी डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, अब इस मूवी के जो कैरेक्टर है, एक तरह से पार्ट 2 के जो कैरेक्टर है उन सभी के बारे में हम जान चुके हैं और सिर्फ 2 या 3 कैरेक्टर बच चुके हैं, उनके बारे में और जान लेते हैं। फिर इसके आखिरी के अंदर इसके एक तरह से फिर प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अब इनकी फिल्मोग्राफी के बारे में बात करते हैं। कौन कौन सी फिल्में इन्होंने बनाई और कौन सी सुपरहिट रही, इन सभी के बारे में हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को लाइक करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। इनकी जो सबसे पहली फिल्म थी आपको देखने को मिली, द फॉक्स एंड दी हाउट देखने को मिली, जो कि 1981 की थी और इसका डायरेक्शन करते हुए ये आपको देखने को मिले थे। साथ ही साथ इसकी स्टोरी इन्होंने लिखी नहीं थी, लेकिन फिर भी एक तरह से हाथ इसके अंदर बटोरा था। साथ ही साथ इसी के साथ इनकी अगली फिल्म आपको देखने को मिली, एक तरह से द ब्लैक हॉरर। जी हाँ दोस्तों, 1985 में इसका एक तरह से एनिमेशन डिजाइनिंग में इन्होंने काम किया और विजुअल भी इन्होंने बनाया। साथ ही साथ ओलिव्स एंड कंपनी और साथ ही साथ द लिटिल मरमेड
जी हाँ दोस्तों, ये उस समय में भी बहुत ही सुपर हिट मूवी थी द लिटिल मरमेड। इसका नया पार्ट भी आ चुका है, उस पर भी हमने वीडियो बना दी है। उस समय में ये 235 मिलियन का आंकड़ा पार करने वाली पहली फिल्म थी। उस जमाने में जब एनिमेशन का दौर आया था तो धमाकेदार इसने ओपनिंग की थी। साथ ही साथ द रेशियन डाउन अंडर 1990, साथ ही साथ बीबी किड्स 1992 और ब्रॉडकास्ट 1985, टार्जन 1999 और टार्जन भी उस ज़माने में बहुत ही ज़बरदस्त सुपरहिट मूवी रही थी। इसने तकरीबन 500 मिलियन यूएसडी डॉलर्स का आंकड़ा पार किया था बॉक्स ऑफिस पर। साथ ही साथ 2006 में ओपन सेक्शन 2006 और सुपर्स अप 2007, साथ ही साथ फॉर्चन में आपको देखने को मिले। बिग हीरो 2006 और जॉबटिन 2016, साथ ही साथ मोना 2016 और रैपिड ब्रेक इन द इंटरनेशनल 2018, फोर्ज इन सेकंड और रे इन द लास्ट टेंगन, साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग वर्ड और विश इनकी एक तरह से अपकमिंग आपको देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरह से अपकमिंग मूवी, इसका टीजर या ट्रेलर अभी तक कुछ भी एक तरह से आउट नहीं हुआ है। शॉर्ट फिल्म डॉक्टर टूट बूम, फन विद मिस्टर फ्यूचर, साथ ही साथ प्लेटन ऑन वंस अप द सोनवन 2020, साथ ही साथ टेलीविजन में अमेजिंग स्टोरीज में आपको देखने को मिले, साथ ही साथ क्वीन पार्क में देखने को मिले, साथ ही साथ इसी के साथ और भी कई जगह देखने को मिले। साथ ही साथ दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको बता दूँ, इस एक तरह से मूवी के डायरेक्शन में एक और जने देखने को मिला था जिनका नाम है जेनिफर ली। जी हाँ दोस्तों, जेनिफर ली, इनके बारे में बात करते हैं तो इनका नाम जेनिफर मिशेल ली है। रेबेच के नाम से इन्हें जाना जाता है। 22 अक्टूबर 1971 को इनका जन्म हुआ। एक अमेरिकन स्क्रिप्ट राइटर हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं और वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियोज़ के मुख्य रचनात्मक अधिकारी हैं। इन्होंने फ्रोज और इसके सीक्वल्स फ्रोजन सेकंड के लेखन और सैंग में क्रिस बैक के साथ में रूप में काम किया है, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फीचर के लिए अकादमी पुरस्कार मिला। ओनली वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियोज़ की फीचर फिल्म की महिला निर्देशक भी हैं और किसी फीचर फिल्म की पहली महिला निर्देशक जिसने कि बॉक्स ऑफिस पर 1 बिलियन से भी अधिक कमाई करने वाली मूवी का डायरेक्शन किया है। इन्होंने एक अकादमी पुरस्कार जीता और एक बम्पर पुरस्कार और एक एनी पुरस्कार भी जीता। इन्होंने एक और बाफ्टी पुरस्कार, 2 एनिमेशन पुरस्कार और एक नामांकन भी इन्होंने जीता। साथ ही साथ दोस्तों, इसी के साथ जेनिफर मिशेल रेमन इनका पूरा नाम है। 22 अक्टूबर 1971 को इनका जन्म हुआ था और इनकी उम्र तकरीबन 51 साल है। साथ ही साथ इनकी शादी रोबन जॉनसन से हुई 1999 में ताकसूद से और इसके बाद एल्फ्रेड मून से 2021 में इन्होंने शादी की। और साथ ही साथ दोस्तों, इसी के साथ इनके बारे में और जितनी कुछ डिटेल हो पाएगी सारे के सारे मैं बताऊंगा। आप वीडियो को लाइक कर दें। जोसन मिशेल का जन्म 22 अक्टूबर 1971 को हुआ और लीडो ली और सॉर्बिन रेमंस के घर पे हैं, जो कि उस समय बॉर्टनडॉर्फ इंग्लैंड में रहते थे। अपने तलाक के बाद ली उनकी बड़ी बहन एमी, जो कि बाद में एक अंग्रेजी स्क्रिप्ट बनी, उनकी मां के साथ ईस्टर्न प्रेटरोस में इंग्लैंड में रहती थी और 1985 में कानूनी तौर पर अपना अंतिम रूप रेबन्स के बदल कर ली कर लिया था। ली ने 2005 में फिल्म में एमएफ के साथ कॉल्बिंग यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ आर्ट के फिल्म कार्यक्रम में स्नातक की उपलब्धि प्राप्त की और कॉल्बिंग्स में रहते हुए उन्होंने पटकथा लेखन और उत्कृष्टताओं के लिए कई पुरस्कार जीते और उनकी बेटी को जन्म भी एक तरह से दिया। साथ ही साथ द राउंड अप के लिए उनकी स्क्रिप्ट 2009 उडनी को फाइल्सिंग इन स्क्रीबन प्रतियोगिता में मार्कवर्ड और फाइनलिस्ट थी और बाद में इसे एपीएन वे प्रोडक्शन द्वारा चुना गया। और साथ ही साथ मार्च 2021 में कोलंबियस के एक पूर्व सहपाठी फिल्म जोस्टन ने ली को फ़ोन करके उसे क्रैक इन राइफल लिखने में मदद करने के लिए रब बैक में डिज्नी एनिमेशन में शामिल होने के लिए कहा, जो 8 सप्ताह में स्थानीय लेखन कार्यक्रम बनाकर एक तरह से बना सकती थी और अंततः एक लंबी प्रतिबाधा में बदल गई। सबसे पहले उसे राफ्ट के अंत होने पर रुकने के लिए कहा गया और फोजन ने जुड़ी शुरुआत में पटकथा लेखन के रूप में और बाद में किशन ब्रग के साथ संरचना के रूप में देखने को मिले, जबकि बोर्डन में लाए गए और उन्होंने फिल्म के एक्शन एडवेंचर से अधिक संगीत में अधिक कॉमेडी के साथ बनने में मदद की और उन्होंने पटकथा लेखन में
गीतकार और रोबन पॉल्स और क्रिस्टन मैटन और के साथ मिलकर काम किया और फोर्जन ने अब उन्हें पहले बचपन और अपनी बेटी अर्थन जैसी जंगली और अद्भुत लड़कियों के साथ जन्म मानने का अवसर दिया और यह घरेलू कमाई के मामले में एक महिला निर्देशक के साथ सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। और जब तक कि वार्नर ब्रदर्स की वंडर वू इसमें एक तरह से आगे नहीं निकली और साथ ही साथ 17 मई 2014 को ली ने अपने अल्टामेटर न्यू हैम्पर विश्वविद्यालय 2014 की शिक्षा प्रारंभिक भाषण दिया और उसमें खुलासा किया कि वे बड़े होने के दौरान एक आत्मसंदेह जूझ रही है। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इन्होंने और जून 1 से 2018 में जॉन लेस्टन डिज्नी ने एक प्रस्ताव के बाद ली ने वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियोज के मुख्य रचनात्मक अधिकारी नियमित किए गया और ली टूनन एनिमेशन के लिए ले वेडिसन नाम की एक फिल्म लिख रही है, जो कि एक तरह से अपकमिंग आपको देखने को मिलेगी, जिसका डायरेक्शन भी ये करते हुए नजर आने वाली है। साथ ही साथ सितंबर 2022 तक ली डिज्नी की एनिमेटेड फिल्म विंस के लिए एक पटकथा लिखने के लिए एक तरह से तैयार हो रही हैं और नवंबर 2030 में रिलीज होने के लिए तैयार मिलती हुई आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इनकी एनिमेशन फिल्म भी कई एक तरह से तगड़ी आपको देखने को मिली है। इसी के साथ दोस्तों इनके बारे में और जितनी कुछ डिटेल हो पाएगी सारे के सारे मैं आपको बताता रहूँगा। और दोस्तों इनकी फिल्मोग्राफी के बारे में बात कर लेते हैं। साथ ही दोस्तों इसी के साथ मुख्य रूप से वेयर के इट रैपल्स 2012, फोर्जिन 2013 और बिग हीरो 6 आपको देखने को मिली। मोना 2016 और रैपलिस ब्रेक द इंटरनल और फोर्जिन सेकंड और रे एंड द लास्ट ड्रैगन्स 2021। साथ ही साथ विश 2023 और फोर्जिन 3, जी हाँ दोस्तों, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर अपकमिंग आपको देखने को मिलने वाले हैं। द वे बिटवीन आपको ये इनकी अपकमिंग एक और मूवी है, इसके बारे में भी हम बहुत ही जल्द वीडियो लेकर आने वाले हैं। शॉर्ट मूवी में 1000 वर्ड्स में आपको देखने को मिले। साथ ही साथ फोर्जन फेयर एवर 2015, एट होम विद ऑलिज, साथ ही साथ वंस ओपन ए सो, साथ ही साथ एज अगेन, हाउ टू स्टे एट होम, ऑल्फी प्रिशन और फोर फ्रॉम द ट्री। साथ ही साथ टीनास और मोन्स द सीरीज 2030 में आपको देखने को मिली है। जी हाँ दोस्तों, इस सीरीज के अंदर भी आपको देखने को मिली। साथ ही साथ कैरेक्टर के बारे में अब बात कर लेते हैं। यानी मेनली इसके अंदर जो एक तरह से कैरेक्टर जो कि एक तरह से वॉइस ओवर के रूप में एक तरह से आवाज़ देते हुए नजर आए हैं, उन सभी के बारे में हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे, ताकि हमारे जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों मुख्य रूप से इसके अंदर जो कलाकार हैं उन सभी के बारे में हम जानेंगे। क्रिस्टन एली बैन्स के बारे में सबसे पहले जानते हैं। मुख्य रूप से 18 जुलाई 1990 को इनका जन्म हुआ और एक अमेरिकन अभिनेत्री है। न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय टीशन स्कूल ऑफ आर्ट में भाग लेने के दौरान स्टेज प्रस्तुतियों में अभिनय करने से अपने अभिनय करियर की शुरुआत करते हुए उन्होंने कॉमेडी म्यूजिक द एडवेंचर ऑफ द टॉम शो में ब्रेकी चैंथर के रूप में पॉड स्टेंस पर अपनी शुरुआत की और द क्रूज बैंड में ब्रॉडन पुणे द्वार में दिखाई दिया और अगले वर्ष बाद में वे एक्शन थ्रिलर फिल्म स्पार्टन 2004 में दिखाई दिए और ग्रोस इन चोइंड 2004 और उनके प्रदर्शनों के लिए प्रशंसाएं मिली। साथ ही साथ क्रिस्टन एनी बेल्स इनका पूरा नाम है। 18 जुलाई 1980 को इनका जन्म हुआ और 42 साल एक तरह से की है ये और यूएसए में जन्म हुआ। अभिनेत्री हैं और 1992 से इस इंडस्ट्री में काम कर रही है। मुख्य रूप से टेक्सास सोडन्स एम से इन्होंने 2013 में शादी की और साथ ही साथ इसी के साथ अब इनके बारे में और कुछ डिटेल और हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे। तो मुख्य रूप से इनके बारे में हम आपको बताते हैं। इनकी पहली प्रमुख भूमिका टीन ड्रामा टेलीविजन वेरिएंस मास में 2004 से 2007 में शीर्षक चरित्र में थी, जिसकी आलोचनाओं की प्रशंसाएं मिली और उनके प्रदर्शन के लिए इन्हें टेलीविजन का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शेन टन पुरस्कार मिला।
और इन्होंने 2014 की फिल्म 2019 के पुणे द्वार में इसी नाम की भूमिका दोहराई और वॉरियर्स मार्च में अपने नाम की भूमिका दोहराई। साथ ही साथ मूवी म्यूजिक 2005 में मेरी रेंज के रूप में अभिनय किया। साथ ही साथ बैलेंस ने 2007 से 2008 में सुपर हीरो ड्रामा सीरीज हीरोज में एली एल्प्स के रूप में रोल निभाया था। साथ ही साथ फिल्म में 14 सारा मार्च 2008 में देखने को मिली। साथ ही साथ रिस्टन 2009, व्यूल इन द रोम 2010, यू ऑर्गन 2010 और द बाउंस 2016 और बैड मोक्शन 2016, क्रिसमस 2017 शामिल है। साथ ही साथ फ्रोंचन 2013, फ्रोंचन सेकंड 2019 और साथ ही साथ और भी कई भूमिका ये निभाते हुए नजर आई है। बैलेंस का जन्म 18 जुलाई 1980 के ड्रैनेड के उपनगर हॉटिन मिशन में हुआ और जहां उनका पालन पोषण हुआ। उनकी मां लोरली पिजन नर्स हैं और उनके पिता टॉम बेल एक निवधन टेलीविजन समाचार निर्देशक के रूप में काम करते हैं। तो हाई स्कूल में पहले वर्ष में एक तरह से अपने माता पिता ने पब्लिक स्कूल में प्रणाली में हटाने का फैसला किया और इन्होंने एक तरह से म्यूज़िक और साथ ही साथ एक्टिंग के अंदर एक तरह से काम करने का इरादा ठान लिया। और साथ ही साथ इनकी एक तरह से बारे में और डिटेल बताऊँ तो 2007 में बेली ने पूर्व मोंगतर एक तरह से केविन मान के साथ 5 साल का रिश्ता ख़त्म कर दिया और कौन पत्रकार को बताया कि वह डेविन मुझे उल्टी करने की इच्छा होती है और साथ ही साथ उनसे तलाक लिया। 2007 के अंत में बेली ने अभिनेता डेक्स सोर्डन के साथ डेटिंग शुरू की और मैटन ट्रेस से और इसी जोड़े ने जनवरी 2010 में अपनी सगाई की घोषणा की और इसके बाद इन्होंने शादी कर ली और 2010 की फिल्म कानून प्रेत में आपको देखने को मिली। अक्टूबर 2013 में बेल्बी हिट्स काउंटेन क्लर्स कार्यालय में हुआ और उनकी 2 बेटियां हैं। साथ ही साथ दोस्तों 11 साल की उम्र में बेलन साकारी एक तरह से थी और साथ ही साथ मिशन के अंदर मुख्य रूप से देखने को मिली। और इनकी फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो ग्रीसी चोइस 2004, साथ ही साथ इसी के साथ स्पॉटर 2004, पूशन 2006, फोर्जिन 2013 और साथ ही साथ फोर्ज एंड फेरेवर 2015, द बॉस 2016, फोर्जिन सेकंड, क्यूरा 2021, साथ ही साथ पेट्रोल द मैजिक मूवी 2030 में देखने को मिली। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में हमने सारी डिटेल बता दी। अब 3 कैरेक्टर बाकी है जो कि एक तरह से मूवी की कोई और अपडेट आएगी तो उसके साथ हम इन्हें भी कवर कर लेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने इस मूवी के बारे में जाना, फोर्जिन सेकंड के बारे में, फर्स्ट के बारे में, थर्ड के बारे में, यानी टोटल मिलाकर फोर्जिन से रिलेटेड जितनी भी डिटेल थी, जितने पार्ट आने थे, अपडेट थी, वेब सीरीज के बारे में सब कुछ हमने जान लिया। सिर्फ 3 कैरेक्टर बचे हैं इस मूवी के, वो भी हम अपकमिंग आने वाली वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इस मूवी के बारे में जाना, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जाना, इसका रिव्यू जाना और क्या परफॉर्मेंस, तो आपको बॉक्स ऑफिस से पता ही चल गया होगा कितना जबरदस्त कलेक्शन इसने किया है। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इसके पार्ट 2 यानी एक तरह से 3 और 4 के बारे में बात की, कब तक आपको देखने को मिलेगा, कंफर्म है ये तो देखने को मिलेगा। डिज्नी द्वारा कई अपडेट निकल कर आ रही है, साथ ही साथ सारी अपडेट मैंने बता दी और साथ ही साथ इसके प्री प्रोडक्शन के बारे में भी कई अपडेट मैंने आपको बता दी। तो आप चैनल पर नए हो तो हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।